हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2008 के विशेष चयन का प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रवक्ता था? तो साथियों, जो बहुलवादी विचारक थे लास्की थे, जबकि बोंदा, बेंथम और ऑस्टिन आपके एकत्ववादी सिद्धांत के समर्थक थे। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि वह सभी शक्तियों को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है। जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों, उन्हें बहुलवादी विचारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? तो साथियों, अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रवक्ता ऑस्टिन था। यह किसने कहा था कि यदि संप्रभुता निर्बाध नहीं तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा? तो यह कथन है ऑस्टिन का। किसने रूसों के सामान्य संकल्प के सिद्धांत के साथ ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति के सिद्धांत में सामंजस्य किया था? तो ये सामंजस्य किया था टीएच ग्रीन ने। किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति? तो साथियों, इंग्लैंड के चिंतकों में ये प्रवृत्ति है। यह मत किसका कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकता है? तो ये है बोंदा का। राज की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। हाब्स के अनुसार अनुबंध हुआ है प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच। सामाजिक संविदावादी विचारक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य मानवकृत है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। तो किस सिद्धांत का? विकासवादी सिद्धांत में। किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक साथियों जेम्स प्रथम ने लिखी है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से लॉ के सामाजिक अनुबंध की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो साथियों, इसका जो सही क्रम है वो देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका प्राकृतिक अवस्था है, फिर क्या आता है? आपका आता है सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध के बाद नागरिक समाज और फिर सरकार। किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? तो यह मानना है शक्ति सिद्धांत का। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदा प्रवर्तकों की व्याख्या गलत है। यह कथन बिल्कुल सही है। संविदावेत्ता संविदा की कोई निश्चित तिथि बताने में समर्थ नहीं है। तो यह भी सही है और कथन कारण के व्याख्या नहीं कर रहा है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है। किसने कहा कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंश? तो ये माना है मार्क्स ने। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण को वैधानिक प्रदान करने के लिए, वैधानिकता प्रदान करने के लिए। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है एक अल्पकालीन राज्य को। समाजवादी राज्य बल देता है। समाजवादी राज्य जो बल देता है वो आपका आर्थिक सुरक्षा पर। निम्न में से किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? तो यह जो है लॉक ने। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि जो है प्राकृतिक संसाधनों को पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
प्रजातंत्र का 9 उदारवादी सिद्धांत है। तो 9 उदारवादी सिद्धांत है शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण। निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये मार्क्सवाद से मेल नहीं। जबकि राज्य उत्पीड़न के यंत्र है, सही है। राज्य समाप्त हो जाएगा, धर्म लोगों के लिए अफीम है, तीनों सही हैं। गांधी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? तो ये जो है इन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण से पर बल दिया है। राज्य समाजवाद विश्वास करता है, तो राज्य समाजवाद विश्वास करता है जनतंत्र में। स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा किसके नाम से जुड़ी है? तो साथियों ये जुड़ी है लॉक से। लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो प्राकृतिक अधिकार नहीं है समानता, जबकि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। सामाजिक समुदाय सिद्धांत को निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क और निकृष्ट आचार शास्त्र के रूप में आलोचना की गई है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है हेनरी मेन ने। जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। तो उपयुक्त कथन किसका है? तो ये उपयुक्त वाक्य जो है महात्मा गांधी का है। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया? तो मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान लेनिन ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह कार्य नहीं? तो साथियों सरकार का निर्माण के लिए चुनाव लड़ना ये दबाव समूह का कार्य नहीं है, जबकि अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित कराने में सहायता करना, अपने हितों की पूर्ति हेतु विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देना, जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रभावित करना, ये जो है इसमें सम्मिलित है। किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा? तो साथियों ये कहा है लावेल ने। यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है? तो ये कहा है रूसो ने। लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी है वह था संवैधानिक राजतंत्र। मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। यह किसने कहा? यह कहा है लॉक ने। निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? तो साथियों ये हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसने नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है? तो ये आलोचना की है रमजे मेयर ने। निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारों को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है? तो लेनिन को जो है एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है। वर्तमान शताब्दी में मार्क्सवादी चिंतन धारा का सबसे बड़ा नेता व सिद्धांतकार सोवियत संघ का V.I. लेनिन है, जिसे बुखारिन ने एक मेधावी सिद्धांतकार कहा है। वहीं हैलोवल ने उसे सिद्धांतकार व कार्यकुशल व्यक्ति का अद्वितीय संयोग कहा है। तो साथियों बुखारिन ने ये कहा है मेधावी सिद्धांतकार, और हैलोवल ने कहा है इसे सिद्धांतकार व कार्यकुशल व्यक्ति का अद्वितीय संयोग। निम्न में से कौन सी वह विशेषता जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? तो प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। तो यह विशेषता राजनीतिक दलों को दबाव समूहों से अलग करती है। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम बर्क ने दी थी। किस देश में एक दलीय व्यवस्था? तो साथियों चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था है। अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता? तो देखिए अलिखित संविधान में रीति रिवाज एवं प्रचलन, न्यायिक निर्णय, विभिन्न समय पर निर्मित संविधि उपयुक्त सभी को अपनाया जाता है। संवैधानिक शासन का अर्थ देखिए साथियों संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन सही है। विधि का शासन ये भी सही है। नागरिक अधिकार तो साथियों इसमें विधि के शासन में
नागरिक अधिकार उपयुक्त सभी है। यह किसने किसने यह विचार दिया कि एक संवैधानिक राज्य वह है जिसमें सरकार की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार तथा दोनों के पारस्परिक संबंध अभियोजित होते हैं। तो यह परिभाषा जो है CF स्ट्रॉन्ग की है। निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक प्रणाली में ही पाया जाता है? तो प्रधानमंत्री का जो पद है केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व या गुण है? तो इसमें कार्यपालिका तथा विधायिका का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली सामूहिक जो है उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान इंगित करता है एक विशेष प्रकार का क्या शासन को संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थित है। द्विदलीय व्यवस्था का होना। संसदात्मक शासन व्यवस्था में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो संसद होती है। प्रदत्त विधान की व्यवस्था निम्न में से किसकी शक्ति में वृद्धि करता है? तो साथियों जो है नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि करता है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो देखिए साथियों स्वराज पार्टी में कौन कौन था? CR दास, मोतीलाल नेहरू जो है और BS मुंजे, और मेन जो इसके थे वो आपके CR दास और जो है मोतीलाल नेहरू थे। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? कराची 1943। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? तो साथियों देखिए इसमें PR दास नहीं संबंधित, जबकि CR दास, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर BS मुंजी संबंधित थे। निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाड़ी वाला वक्ता कहा गया? तो साथियों जो चांदी की वाड़ी वाला वक्ता गोपाल कृष्ण गोखले कहा गया। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? तो वो थे आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत। साइमन कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित न करना एक क्या था? राष्ट्रीय अपमान था, जातीय अपमान था। ये दोनों सही है। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था, तो स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य काउंसिलों में प्रवेश करना था। क्रिप्स मिशन भारत आया, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। 1936 में किसने कहा? गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं, स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था। MA जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। निम्नलिखित कालक्रम में निर्धारित देखिए सबसे पहले क्या होता है? होम रूल 1916 में, और जो है चंपारण 1917 में, ये 16 में है, ये 17 में है। और खिलाफत कब हुआ? 1920 में, और जो है दांडी मार्च 1930 में। असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया था कि इससे यह पता चलने लगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया, तो ये बिल्कुल सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया, तो यह भी सही, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो साथियों लोकायुक्त जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। सॉरी, ये प्रश्न लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो साथियों देखिए जो लोकायुक्त राज्यों में होता है, इसलिए ये राज्यपाल को, और जो केंद्र में होता है वो राष्ट्रपति को अपना जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। निम्न को उसी क्रम में लगे जिस क्रम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में। तो देखिए सबसे पहले क्या है? संप्रभु है। फिर क्या है? संप्रभु के बाद क्या आता है? आपका समाजवादी, यानी कि अब फिर आता है पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। ये आपका क्रम है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये सही है। वे राज्य को कोई भी विधायी शक्ति प्रदान नहीं करते, तो यह गलत है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो देखिए, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि के बाद भी मंत्री रह सकता है। तो 6 माह के बाद मंत्री जो है अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री नहीं रह सकता है। निम्नलिखित में से किस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो सामान्य विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में। भारत में राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित या रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो साथियों ये अनुच्छेद 11 है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है, तो ये सही नहीं है। भारत में राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाती है, तो ये सही है। संसद संघ सूची पर कानून बनाती है, यह भी सही। संसद तथा राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है, ये कथन गलत है। उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों अनुसूचियों में से किसी में भी उल्लिखित नहीं है? तो ये संसद बनाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? तो साथियों इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 4 विकल्प में विकल्प सी आपका सही नहीं है। देखते हैं क्या है। राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हो कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो ये गलत है क्योंकि शिक्षा और सैनिक विशिष्टता के लिए उपाधि प्रदान की जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये सही है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो साथियों ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि मंत्रीगण व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो 75(3) में इसका उल्लेख है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है, तो क्या निहित है? कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, तो ये गलत है क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती 83(1) के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि कब? अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण जो है विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है। तो उपरोक्त सभी स्थितियों में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो आइए देखते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, दंड न्याय पुनर्विलोकन का कार्य, और जो है राज्यों के बीच तथा राज्यों में और केंद्र के बीच विवादों का निर्णय करना, ये दंडित कैदियों को क्षमादान करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में होती है। भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, तो साथ ही त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित अनुच्छेद 19(1) का में। किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो बाह्य आक्रमण,
तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन संसद किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है या महान्यायवादी जो है वो अटॉर्नी जनरल जो है किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? साथियों, न्यायपालिका को जो है संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो वह है अवसर की समानता सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में। लोकसभा के बारे में क्या सही? तो साथियों देखिए, 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये गलत है क्योंकि महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है। प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित सही है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जा सकते। देखिए, अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। तो चुनाव के उद्देश्य से राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, तो यह भी सही है। तो डी गलत है, परंतु अब दूसरा भी गलत है। भारत का राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो केवल निषेधाधिकार का प्रयोग केवल साधारण विधेयकों के संबंध में कर सकता है। निम्न में से कौन सा विषय राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों, संविधान का संशोधन नहीं आता है। निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई थी? तो साथियों, सरकारी आयोग की नियुक्ति जो है केंद्र राज्य परीक्षण करने के लिए की गई थी। निम्नांकित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? तो साथियों, योजना आयोग जो है संविधान का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, ये केवल राज्यसभा के पास है। भारत विनाशी राज्यों का संघ है, अविनाशी राज्यों का संघ है। संविधान पर राज्यों का नियंत्रण नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। साथियों, पहला भारत विनाशी राज्यों का संघ, अर्थात विनाशी से तात्पर्य यह है कि संसद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। भारतीय संघवाद बल देता है किस पे? राष्ट्र की एकता पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज लागू की गई? तो ये राजस्थान में। पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों के जो है 30% स्थान आरक्षित किए गए? तो 73वें संविधान संशोधन जो है के द्वारा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया? तो यह भी 73वां संविधान संशोधन है। जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है। तो साथियों, ये पद्धति स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने योग्य है। किसके अनुसार? तो ये है परिभाषा ग्रीन की। यह किसने कहा कि लेवियथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना? तो ये कथन है ओकशाट का। स्वतंत्रता पर 4 निबंध यानी 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसकी? तो आइजिया बर्लिन, ये ईसा बर्लिन की। देखिए साथियों, आइए कुछ पुस्तकें हैं यहाँ पर, इसके साथ ये भी देख लेते हैं। तो देखिए कौन सी पुस्तक? स्वतंत्रता पे 4 निबंध किसकी? ईसा बर्लिन या आइजिया बर्लिन। दी मॉडर्न स्टेट R.M. मैकाइवर। मॉडर्न गवर्नमेंट G.D. इचनर। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस R.A. डहेल। मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन C.F. स्ट्रॉन्ग। मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी सिगमंड न्यूमैन। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी C.M. जोड। ऑन लिबर्टी J.S. मिल। और ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स H.J. लास्की। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसके के लेखक कौन है? तो जॉन राल्स की रचना 1971 में लिखी है। और इसी में जो है जॉन राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता रहेगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ये मानना है लेनिन का।
ए मिनिस्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यह पुस्तक मोरारजी देसाई की है। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक है। देखिए, लासी की पुस्तक है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, ठीक है। और इसके बीजी मोस की पुस्तक है द रूलिंग क्लास। सीसी माइक्सी की रचना है पॉलिटिकल फिलासफीज। और रॉबर्ट ए डहे लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, सॉरी वो ये मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। रॉबर्ट ए डहे की पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है। द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? इनके लेखक हैं बी.आर. नंदा। द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं बी.आर. नंदा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? इंदिरा गांधी संपूर्ण क्रांति जो है इंदिरा गांधी से नहीं बल्कि यह जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप, बलवंत राय मेहता प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण, विनोबा भावे अनुशासन पर्व से संबंधित हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो न्यू इंडिया नामक पुस्तक लेखक एनी बेसेंट ने लिखी है। इसी के साथ साथियों यह वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।